हेलो दोस्तों, आई वेलकम यू ऑल टू राहुल शर्मा एजुकेशन। दोस्तों, अपने एनसीईआरटी क्लास 7 की हिस्ट्री की सीरीज में हमने पहले दो चैप्टर को कवर कर लिया था। आज हम तीसरे चैप्टर जो कि दिल्ली के बारे में है कि दिल्ली 12वीं से लेकर 15वीं शताब्दी तक कैसी थी, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। इस चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं आप सबसे ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि अगर आपने पिछले दो चैप्टर को नहीं देखा है तो आप पहले उन चैप्टर्स को देखिए और तब इस चैप्टर को देखिएगा तो आपको सीक्वेंस समझ में आएगा और आपको चीज़ें ज़्यादा अच्छे तरीके से क्लियर होगी, क्योंकि आप देख रहे होंगे कि शुरुआत में ही अध्याय 2 की चर्चा है ना। तो इसलिए आपको अध्याय 2 की अच्छी समझ होना ज़रूरी है। तो चलिए बिना ज़्यादा वक्त ज़ाया करते हुए हम आज के अपने इस टॉपिक को शुरू करते हैं। दोस्तों, जब हमने अध्याय 2 पढ़ा था तो उसमें हमने देखा था कि कावेरी डेल्टा में नदियों ने जब अपने जलोढ़ का निक्षेपण किया था तो फिर इसकी वजह से कावेरी डेल्टा बहुत ही उपजाऊ क्षेत्र बन गया था और कावेरी डेल्टा के इस उपजाऊपन के कारण वहां पे बड़े बड़े राज्य स्थापित हुए। लेकिन जब हमने इन सारे राज्यों के नाम देखे थे तो उन राज्यों में कोई भी ऐसा राज्य हमने नहीं देखा था जिसकी राजधानी दिल्ली रही। अब इसका कारण यह है कि हमने पिछले अध्याय में जिस कालखंड के बारे में पढ़ा था उस कालखंड में दिल्ली का कोई महत्व था नहीं। दिल्ली एक महत्वपूर्ण शहर लगभग 12वीं शताब्दी में आके ही बना है, तो इस वजह से हमने पिछले चैप्टर में दिल्ली की कहीं भी चर्चा नहीं की थी। अब जब आप इस फोटो पे नजर डालिएगा, इस तालिका पे आप नजर डालिएगा तो इसमें सबसे पहले आपको तोमर राजवंश का चर्चा आप देखेंगे। इसमें अनंग पाल एक शासक था। ये 1130 से 1145 तक रहा था। तो इसमें जब आप नजर डालते हैं तो आपको अनंगपाल जो शासक मिलता है, इसी के काल में सबसे पहले दिल्ली किसी साम्राज्य की राजधानी बनी। आप इस बात को ध्यान में रखेंगे कि दिल्ली को सबसे पहले अपनी राजधानी तोमर राजपूतों ने बनाई थी। फिर तोमरों को धीरे धीरे चौहानों ने परास्त किया। पिछले चैप्टर में भी मैंने आपसे पृथ्वीराज चौहान के बारे में बात की थी, जिसने मोहम्मद गोरी के साथ 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध और 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध लड़ा था। जहां प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान विजयी रहा था, वहीं द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गोरी ने उसे पराजित कर दिया था। तो ये उन्हीं चाहमान वंश के पृथ्वीराज चौहान ने क्या किया कि अजमेर के जो तोमर थे उनको पराजित कर दिया। और फिर पृथ्वीराज चौहान और या फिर चौहान वंश कह ले और फिर तोमर, इन दोनों वंशों के शासनकाल में दिल्ली एक वाणिज्य का महत्वपूर्ण केंद्र बन जाता है। यानी कि दिल्ली एक ऐसा क्षेत्र बन जाता है जहां पे सारी आर्थिक गतिविधियां समाहित हो रही संचालित हो रही थी। ठीक है। अब जब दिल्ली एक महत्वपूर्ण केंद्र बन जाता है तो इस दिल्ली में बहुत सारे समृद्धशाली जैन व्यापारी आके रहने लगते हैं। इन जैन व्यापारियों ने अपने समृद्धि को दर्शाने के लिए वहां पे बहुत सारे मंदिरों का निर्माण करवाया। अब यहाँ तक कि दिल्ली में आप जानिए कि सिक्के भी ढाले जाने लगे थे। दिल्ली इतना महत्वपूर्ण स्थान हो गया था। और जो सिक्के ढाले जाते थे उन सिक्कों का नाम था देहलीवाल। तो ये आप ध्यान में रखेंगे कि दिल्ली में जो सिक्के ढाले जाते थे उनको देहलीवाल कहते थे। तोमर और चौहान के बाद 13वीं सदी के आरंभ में हम देखते हैं कि दिल्ली सल्तनत की स्थापना होती है। और इसके साथ ही दिल्ली, जहां पहले एक वाणिज्य का महत्वपूर्ण केंद्र थी, अब एक ऐसी राजधानी में बदल जाती है जिसका एक बहुत बड़े क्षेत्र पर नियंत्रण था। ठीक है। अब तालिका 1 पर हम फिर से नजर डालते हैं। देखिए, इसमें सबसे पहले आप तोमरों की चर्चा पाते हैं। तोमर के बाद चौहान आते हैं। चौहान के बाद आप देखेंगे प्रारंभिक तुर्की शासक आता है। इसमें आप गुलाम वंश की चर्चा पाएंगे, जिन गुलाम वंश का शासक ये सारे हैं। तो प्रारंभिक तुर्की शासक में आप कुतुबुद्दीन ऐबक को देखेंगे। इसके बाद इल्तुतमिश आता है, फिर रजिया आती है, फिर बलबन आता है। इसके पश्चात खलजी वंश आता है। इसमें जलालुद्दीन खलजी है, अलाउद्दीन खलजी है। उसके बाद तुगलक वंश आता है। फिर इसमें गयासुद्दीन तुगलक के बारे में आप देखेंगे। मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में आप देखेंगे। फिरोज शाह तुगलक के बारे में देखेंगे। तुगलक के बाद सैयद वंश आता है और सैयद के बाद लोदी वंश आता है। तो आप इस तरीके से इसको याद रख सकते हैं कि सबसे पहले गुलाम वंश आया, गुलाम के बाद खिलजी वंश आया, खिलजी के बाद तुगलक वंश आया, माफ कीजिएगा ये के है, फिर तुगलक के बाद फिर सैयद वंश आया और सैयद वंश के बाद फिर लोदी वंश आया। तो GKTSL इस एक्रोनिम से आप ये याद कर सकते हैं कि दिल्ली सल्तनत में जो 5 वंश थे उनके ये सारे नाम थे। अब देखिए कि दिल्ली के सुल्तानों ने बहुत सारे नगर बसाए। इनमें आप देखेंगे दिल्ली एक कोहना, फिर सीरी है, फिर जहां पना है। आप इस मैप पे देख सकते हैं, ये रहा जहां पना, ये रहा सीरी, ये रहा दिल्ली कोहना। तो दिल्ली के सुल्तानों ने बहुत सारे नगर बसाए। अब हम देखते हैं कि तोमर और चौहानों के बाद जब सुल्तानों ने दिल्ली पे राज किया तो सुल्तानों के अधीन दिल्ली का क्या स्वरूप था और इन सुल्तानों के बारे में हमें कैसे पता चलता है कि दिल्ली पे किस समय में किन सुल्तानों ने राज किया था। तो देखिए दोस्तों,
दिल्ली के बारे में हमें सबसे ज्यादा जानकारी तवारीखों से मिलती है। ये तवारीख जो है तारीख का बहुवचन है, यानी तारीख का मतलब कोई एक डेट, तवारीख का मतलब बहुत सारे डेट। तो इसी तारीख का बहुवचन है तवारीख। और तवारीख को लिखने का काम सुल्तान के काल में, जो सुल्तान के शासन काल में तवारीख लिखे जाते थे उनको सचिव, प्रशासक, कवि और जो सुल्तान के दरबारी होते थे ये सारे सुशिक्षित लोग लिखते थे। और आपको ध्यान में ये भी रखना है कि तवारीख प्रशासन की भाषा फारसी में लिखे गए थे। तो तवारीख की भाषा एक तो फारसी थी, ये आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, दूसरी बात आप ध्यान में रखेंगे कि तवारीख के जो लेखक थे वो लेखक कोई एक नहीं थे, उसमें आप सचिव भी देखेंगे, जो सुल्तान के काल में प्रशासक होते थे उनके बारे में भी देखेंगे, कवियों के बारे में भी देखेंगे, और जो सुल्तान के दरबारी होते थे उन्होंने भी तवारीखों का लेखन किया। इस तवारीख में ना केवल घटनाओं का वर्णन था, ठीक है, बल्कि शासन को चलाने में जो नीतियां बनाई जाती थी उनके बारे में भी इस तवारीख में हमें वर्णन मिलता है। जो तवारीख के लेखक थे वो घटना का तो वर्णन करते ही थे, साथ ही शासकों को प्रशासन में भी मदद करते थे। और ये तवारीख के लेखक हमेशा न्याय संगत शासन के महत्व पर बल देते थे। अब न्याय संगत शासन क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ। न्याय संगत शासन का मतलब कि अगर किसी के साथ भी अन्याय हुआ है तो उसको न्याय मिलेगा, ठीक है। और अगर कोई भी कुछ ऐसी हरकतें करता है, कुछ गलत काम करता है तो उसको सजा दी जाएगी। तो ये होता है न्याय संगत शासन, ठीक है। अब यहाँ पे दोस्तों न्याय चक्र के बारे में चर्चा है कि न्याय न्याय चक्र सल्तनत काल में क्या होता था। तो न्याय चक्र के बारे में 13वीं सदी के इतिहासकार फख्र ए मुदब्बिर ने लिखा है। इन्होंने लिखा है कि राजा का काम सैनिकों के बिना नहीं चल सकता, क्योंकि अगर राजा को अपना क्षेत्र विस्तार करना है तो वो अपनी सेना का निर्माण करेगा, और सेना जो है वो सैनिकों से चलती है। तो राजा का काम सैनिकों के बिना नहीं चल सकता, और सैनिक वेतन के बिना काम नहीं करेंगे। और वेतन कहाँ से आता है? किसानों के राजस्व से। और अगर किसान कैसे राजस्व देते हैं? जब वो खुशहाल होते हैं, जब वो प्रसन्न होते हैं। तो ओवरऑल ये कहा जा रहा है कि अगर राजा को अपना क्षेत्र विस्तार करना है, तो राजा को अपने राज्य में समृद्धि लानी है, तो उसके लिए ये जरूरी है कि राजा न्याय और ईमानदार प्रशासन को बढ़ावा दे, ताकि इससे किसान खुशहाल रहे। और किसान जब खुशहाल होंगे तो वो अच्छे से राजस्व देंगे। जब अच्छे से वो राजस्व देंगे तो फिर राजा सैनिकों को वेतन दे पाएगा, और जब सैनिकों को समय पे वेतन मिलेगा तो फिर वो जी जान लगा के राजा के लिए युद्ध में लड़ाई लड़ेंगे और राजा के क्षेत्र का विस्तार करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। इसी को न्याय चक्र का नाम दिया जाता है। अब तवारीख के बारे में कुछ और बातें आपको ध्यान में रखनी है। सबसे पहली बात तवारीख के बारे में जो मैंने आपको बताया ये कि वो फारसी भाषा में लिखी गई थी। तवारीख को जो लिखने का काम करते थे उसमें सचिव भी थे, उसमें दरबारी भी थे, उसमें आप देखेंगे कि कवि भी थे, बहुत सारे लोग थे, और ये सारे लोग सुशिक्षित थे। लेकिन इनके जो लेखक है उनके बारे में आपको ध्यान में ये रखना है कि तवारीख के लेखक नगरों में रहते थे, विशेषकर दिल्ली में, और ये गांव में शायद ही कभी रहते हो। तो इस बात से आपको ये संदेश जाता है कि अगर तवारीख के लेखक नगरों में रहते थे और अगर वो गांव के बारे में किसी भी बात का वर्णन करते हैं तो इस बात की पूरी संभावना है कि उनको पूरी सच्चाई नहीं पता होगी। अब देखिए, गांव में एक अलग प्रकार का समाज चलता है। गांव में आप सामाजिक एकता को ज्यादा अच्छे से देख पाते हैं। गांव में जब भी कोई फंक्शन होता है तो गांव के सारे लोग मिलके उस फंक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, उनमें आपसी एकता बहुत ज्यादा होती है। गांव वालों में एक सांप्रदायिकता की भावना होती है। गांव में जो सामुदायिकता की भावना है वो व्यक्तिपरक भावना के या व्यक्तिगत भावना के ऊपर सर्वोपरि होती है। इस बात को आप समझिए। तो जो तवारीख के लेखक थे वो रहते थे नगरों में, लेकिन गांव के बारे में जब वो जिक्र करते थे तो इतिहासकार इस बात का ध्यान रखते हैं कि जब भी तवारीख के लेखकों का गांव के संबंध में कोई वर्णन पढ़ते हैं तो वो हमेशा अपने दिमाग में इस बात को रखते हैं कि इस लेखन में, इस वर्णन में कुछ त्रुटियां हो सकती है, क्योंकि वो रहते नगर में थे और लिखते गांव के बारे में, और उनको गांव की परिस्थितियों के बारे में जानकारी नहीं होनी होगी। फिर दूसरी बात आपको तवारीख के बारे में ये ध्यान में रखनी है कि तवारीख का लेखन वो जब अपने सुल्तान के लिए करते थे तो वो इस उम्मीद से करते थे, इस आशा से करते थे कि उनको ढेर सारे इनाम मिलेंगे। अब जब आप इनाम की आशा में किसी के बारे में लिखते हैं तो आप हमेशा उसके नकारात्मक पक्ष को नजरअंदाज करते हैं, ठीक है। तो तवारीख में जिस भी सुल्तान के बारे में जो भी बातें लिखी होंगी उन बातों में पूरी सच्चाई नहीं होगी, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तीसरी बात जो आपको तवारीख के बारे में ध्यान में रखनी है कि ये जो लेखक थे वो अक्सर शासकों को जन्मसिद्ध अधिकार और लिंग भेद पर आधारित आदर्श समाज व्यवस्था बनाए रखने की सलाह देते थे।
इस बात को आप समझिए। जन्म सिद्ध अधिकार का मतलब होता है ऐसे अधिकार जो आपको किसी धर्म विशेष में या किसी जाति विशेष में केवल जन्म लेने से ही मिल जाता है। और लिंग भेद पर आधारित आदर्श समाज व्यवस्था का मतलब होता है ऐसा समाज जिसमें पुरुष महिलाओं को अपने अधीन बना के रखें, महिलाएं अपने कोई भी निर्णय पुरुषों के आज्ञा के बिना ना ले, महिलाएं पूरी तरह से पुरुषों पर आश्रित हो। तो इस आदर्श समाज को बनाए रखने की वकालत करते थे तवारीख के लेखक। लेकिन आपको ध्यान ये भी रखना है कि उनके इस विचारों से सारे लोग सहमत नहीं होते थे। ठीक बात है। अब देखिए, ये जो आदर्श समाज की व्यवस्था की बात जो तवारीख के लेखक करते थे, उसका सबसे अच्छा उदाहरण आप रजिया के बारे में देख सकते हैं। 1236 में जब इल्तुतमिश की बेटी रजिया सिंहासन पर बैठती है, तो उस युग के इतिहासकार हैं एक मिन्हाज सिराज। उन्होंने क्या किया, उन्होंने रजिया के सारी योग्यता को स्वीकार किया, लेकिन रजिया को एक शासिका के रूप में स्वीकार नहीं किया। ठीक है। रजिया को इवन कि उनके जो दरबारी थे वो भी उनके शासन करने की कोशिशों से प्रसन्न नहीं थे। और फाइनली आप देखेंगे कि अगले 4 सालों के अंदर ही बहुत बड़े बड़े षड्यंत्र रचकर रजिया को मौत के घाट उतार दिया जाता है और उसे सिंहासन से हटा दिया जाता है। अब रजिया के विषय में जो मिन्हाज के विचार हैं, इसके बारे में आप एक और चीज समझिए। मिन्हाज सिराज का ऐसा मानना था कि ईश्वर ने जो आदर्श समाज व्यवस्था बनाई है, एक ऐसा समाज जहां महिलाएं पुरुषों के अधीन है, एक ऐसा समाज जहां महिलाओं के पास अपनी स्वायत्तता नहीं है, उस आदर्श समाज के अनुसार स्त्रियों को पुरुषों के अधीन होना चाहिए। और रानी का शासन यानी रजिया का शासन इस व्यवस्था के विरुद्ध जाता था। इसलिए मिन्हाज ए सिराज पूछता है कि खुदा की रचना के खाते में उसका ब्यौरा चूंकि मर्दों की सूची में नहीं आता, तो इतनी सारी योग्यताओं के होने के बावजूद भी रजिया को आखिर हासिल क्या हो। तो इस बात से आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि मिन्हाज सिराज एक बहुत बड़ा इतिहासकार था। उसने रजिया के सारे योग्यताओं को सराहा था, उसकी सारे योग्यताओं की, उसके सारे गुणों की प्रशंसा की थी। लेकिन इन सारे गुणों के बावजूद वो रजिया को एक शासिका के रूप में नहीं देख सकता था, क्योंकि उसे लगता था कि रजिया का शासिका बनना ये एक आदर्श समाज की जो व्यवस्था है उसके विरुद्ध है। अब रजिया ने क्या किया, अपने अभिलेखों और अपने सिक्कों पर यह अंकित करवाया कि वो सुल्तान सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी। आधुनिक आंध्र प्रदेश के वारंगल क्षेत्र में एक काकतीय वंश का राज्य था। ठीक है। उस वंश की एक रानी थी जिसका नाम था रुद्रमा देवी। इस रानी ने 1262 से लेकर 1289 ईस्वी तक शासन किया था। और इसका जो व्यवहार था वो रजिया के व्यवहार से बिल्कुल विपरीत था। दोस्तों, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं उन महिला शासकों के बारे में जिन्होंने भारतीय इतिहास में कभी न कभी किसी न किसी कालखंड में शासन किया है। पहले हमने रजिया के बारे में देखा कि रजिया ने अपने आप को इल्तुतमिश की बेटी के रूप में अपने अभिलेखों और सिक्कों पर अंकित करवाया। अब हम देख रहे हैं काकतीय वंश के एक ऐसे रानी के बारे में जिसका नाम रुद्रमा देवी है, और इसका व्यवहार रजिया के व्यवहार के बिल्कुल विपरीत था। रुद्रमा देवी ने अपने जो अभिलेख लिखवाए, उन अभिलेखों में इसने अपना नाम पुरुषों जैसा लिखवाया और अपने पुरुष होने का भ्रम पैदा किया। फिर एक और महिला शासक थी कश्मीर की रानी दिद्दा। रानी दिद्दा ने 980 से लेके 1003 ईस्वी तक शासन किया। और इनका नाम जो है दिद्दा, वो दीदी से निकला है, और दीदी का मतलब होता है बड़ी बहन। तो इस बात से आपको पता चल रहा होगा कि इस रानी को अपनी प्रजा का कितना ज्यादा समर्थन था, कितना ज्यादा इस अपनी प्रजा का इनको स्नेह मिलता था। तो ये रजिया के बारे में कुछ था और भारत के कुछ महिला शासकों के बारे में कुछ विचार थे। अब हमने देखा दिल्ली के सुल्तानों के बारे में। अब हम देखते हैं कि खिलजी और तुगलक वंश के अंतर्गत प्रशासन कैसा था, और हम नजदीक से एक नजर डालेंगे। देखिए, दिल्ली सल्तनत एक विशाल साम्राज्य था, और इतने बड़े विशाल साम्राज्य को एक साथ बना के रखने के लिए कुछ विश्वसनीय सूबेदारों की जरूरत होती थी, प्रशासकों की जरूरत होती थी। यानी जब कोई भी क्षेत्र बहुत बड़ा होता है, और तो उस पूरे क्षेत्र पर नियंत्रण रखने के लिए आपको कुछ बहुत योग्य अधिकारियों की जरूरत होती है। और ये केवल दिल्ली सल्तनत के बारे में नहीं है, आप किसी भी साम्राज्य के बारे में देखें। जब मैं आपको मौर्य साम्राज्य पढ़ाऊंगा तो मैं आपको मौर्यकालीन प्रशासन में बताऊंगा कि कितने महत्वपूर्ण अधिकारी होते थे, जिनका अपना अपना एक विशेष काम होता था, जिनके अपने अपने कुछ विशेष विभाग होते थे। सारे कामों को अलग अलग विभाग में करके बांटा जाता था। सेम चीज हम दिल्ली सल्तनत में भी देखते हैं कि इतने विशाल साम्राज्य के लिए बहुत सारे प्रशासकों को शामिल किया गया था। दिल्ली के जो आरंभिक सुल्तान थे, विशेषकर जब आप इल्तुतमिश को देखेंगे उनको, इन्होंने क्या किया, सामंतों और जमींदारों के स्थान पर अपने गुलामों को सूबेदार के रूप में नियुक्त करना शुरू कर दिया। अब जब मैंने आपको अध्याय 2 पढ़ाया था, तो मैंने आपको बताया था कि जब नए नए राजवंश जो चोल थे, है ना, इसके इनके बारे में हम जब मैंने आपको बताया था,
जब मैंने त्रिपक्षीय संघर्ष आपको बताया था, तो मैंने जब प्रशासन के बारे में चर्चा की थी, तो आपको क्या बताया था? प्रशासन के शीर्ष पे राजा होता था। दोस्तों, इसलिए मैंने बोला कि आप जब सीक्वेंस में इन सारे चैप्टर्स को देखेंगे तो आपको चीज़ें ज़्यादा क्लियर होंगी। अभी बार-बार अध्याय 2 का ज़िक्र आ रहा है, इसलिए मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आपने पहले पार्ट को, यानी पहले अध्याय को और दूसरे अध्याय को देख लिया होगा, तभी आप इस तीसरे अध्याय पे आए होंगे। तो दूसरे अध्याय में हमने पढ़ा था कि राजा जो होता था वो प्रशासन के शीर्ष पे होता था। अब राजा अपने अलग-अलग क्षेत्र अपने बड़े-बड़े क्षेत्रों को अलग-अलग छोटे-छोटे क्षेत्रों में विभाजित कर देता था और इनके ऊपर एक सामंत की नियुक्ति करता था। ये सामंत बड़े-बड़े जमींदार भी हो सकते थे। तो इस तरीके से हमने देखा था पिछले चैप्टर में कि पहले जहाँ सामंतों और जमींदारों को अधिकारियों के रूप में इस्तेमाल किया जाता था, वहीं दिल्ली के आरंभिक सुल्तानों ने अपने गुलामों को अधिकारियों के रूप में नियुक्त किया। इन गुलामों को फारसी में दोस्तों बंदगान कहा जाता था और इनको सैनिक सेवा के लिए खरीदा जाता था। इसका मतलब क्या है? मध्यकालीन भारत में गुलामों की खरीद बिक्री होती थी। ठीक है, खरीद बिक्री होती थी। ये बात आप ध्यान में रखेंगे। गुलामों को राज्य के बहुत ही महत्वपूर्ण राजनीतिक पदों पर काम करने के लिए उनको प्रशिक्षित किया जाता था, प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती थी। अब देखिए, ये जो गुलाम होते थे ये पूरी तरह से अपने मालिक पर निर्भर होते थे। इसलिए सुल्तान जिस भी गुलाम को खरीदता, उस गुलाम का पूरा पूरा विश्वास उस सुल्तान को प्राप्त होता और सुल्तान भी उस पर विश्वास करता था और सुल्तान भी उस पर निर्भर हो सकता था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, यहाँ पे एक छोटा सा ये जो पैराग्राफ दिया हुआ है, इसमें यह बताया गया है कि बेटों से बढ़कर गुलाम हुआ करते थे। जो भी अधिकारी होते थे, जो भी सलाहकार होते थे, वो सुल्तानों को सलाह देते थे कि जिस गुलाम को हमने पाला पोसा और आगे बढ़ाया है, उसकी हमें देखभाल करनी चाहिए, क्योंकि तकदीर अच्छी हो तभी पूरी जिंदगी में कभी कभी ही योग्य और अनुभवी गुलाम मिलता है। बुद्धिमानों का कहना है कि योग्य और अनुभवी गुलाम जो होता है वो बेटे से भी बढ़कर होता है। तो इससे आपको गुलामों के महत्व के बारे में पता चल रहा होगा और इस बात से आप ये समझ पा रहे होंगे कि दिल्ली के प्रशासन में किस तरीके से गुलामों की नियुक्ति की जाती थी और क्यों गुलामों की नियुक्ति की जाती थी। तो खिलजी और तुगलक शासक ने बंदगान का इस्तेमाल किया काफी अच्छे तरीके से और इन्होंने अपने ऊपर जो आश्रित निम्न वर्ग के लोग थे उनको भी कई ऊंचे राजनीतिक पद दिए। यानी कि खिलजी और तुगलक ने क्या किया? गुलामों का तो इस्तेमाल प्रशासन में किया ही, साथ ही साथ खिलजी और तुगलक शासन के अंतर्गत जो निम्न वर्ग के लोग आते थे उन लोगों को भी ऊंचे राजनीतिक पदों पर बिठाया। ऐसे लोगों को सेनापति भी बनाया जाता था, सूबेदार भी बनाया जाता था। अब जब खिलजी और तुगलक ने प्रशासन में यह तब्दीली लाई तो इसकी वजह से राजनीतिक स्थिरता अस्थिरता भी पैदा होने लगी। किस तरीके से? आप देखिए, जो गुलाम होते थे वो अपने मालिक के प्रति वफादार होते थे, जिनको जिसने उनको खरीदा है। ठीक है, जो आश्रित होते थे वो भी अपने मालिकों के प्रति वफादार होते थे, जिसने उनको संरक्षण दिया है। तो जब भी कोई शासक अपने किसी गुलाम को खरीदता था और जब वो शासक मर जाता था और उस शासक का उत्तराधिकारी आता था, तो वो गुलाम उस उत्तराधिकारी के प्रति वफादार नहीं होता था। अब मैं इसको एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। देखिए, ए नाम का कोई शासक है, इसने एबीसी नाम के गुलाम को खरीदा। ठीक है, अब जब ए शासक की मृत्यु हो गई तो ये जो एबीसी गुलाम है, इस ए शासक का उत्तराधिकारी हुआ बी, तो ये बी के प्रति वफादार नहीं रहेगा। मैं यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब इससे क्या होगा? बार बार सत्ता में परिवर्तन होगा। जो गुलाम है वो अपने आप को स्वतंत्र करते चले जाएंगे। आगे हम देखेंगे इसके बारे में ज्यादा डिटेल में। तो देखिए, जो सुल्तानों के अपने नौकर होते थे वो केवल और केवल अपने सुल्तानों के प्रति वफादार होते थे, उनके उत्तराधिकारियों के प्रति नहीं वफादार होते थे। तो जैसे ही कोई नया शासक सिंहासन पर बैठता था कि पुराने सरदारों के बीच टकराहट शुरू हो जाती थी। फिर सुल्तान जिन निचले तबके के लोगों को संरक्षण देते थे, मैंने अभी आपको बताया कि खिलजी और तुगलक ने क्या किया, जो निम्न वर्ग के लोग थे उनको भी ऊंचे राजनीतिक पदों पर बिठाया। तो सुल्तानों द्वारा निचले वर्ग के लोगों को ऊंचे राजनीतिक पदों को दिया जाना, ये उन उच्च वर्ग के लोगों को रास नहीं आता था। ठीक है, और ये दिल्ली के सुल्तानों की इस संबंध में आलोचना भी करते हैं। अब देखिए, अगर हम सुल्तान मोहम्मद तुगलक के अधिकारी जन के बारे में यहाँ पे देखते हैं। सुल्तान मोहम्मद तुगलक ने अजीज खुमार नामक एक कलाल कलाल ऐसे लोग होते हैं जो शराब बनाते हैं और बेचते हैं। फिर फिरोज हज्जाम नामक नाई और मनका तब्बाख नामक बावर्ची और लड्डा तथा पीरा नामक मालियों को ऊंचे प्रशासनिक पदों पर बिठाया था। अब इसलिए जियाउद्दीन बर्नी जो उसके समकालीन इतिहासकार हैं, इसने मोहम्मद बिन तुगलक की बहुत आलोचना की है और इस बात को इस तरीके से पेश किया है कि चूंकि सुल्तान ने ऐसे काम किए, एक्सक्यूज मी,
सुल्तान ने ऐसे काम किए इसलिए उसने कहा कि सुल्तान के राजनीतिक विवेक का नाश हो गया है और उसके शासन करने की क्षमता समाप्त हो चुकी है। इस तरीके से जियाउद्दीन बर्नी ने मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में कहा। तो ये हम देख रहे थे। अब देखिए, पहले वाले सुल्तानों की ही तरह खिलजी और तुगलक शासकों ने भी क्या किया, सेना नायकों को अलग अलग आकार के इलाकों के सूबेदार के रूप में नियुक्त किया। ठीक है, सूबेदार मतलब आप समझिए, एक तरह पिछले अध्याय में जो हमने सामंत देखा था, उन्हीं सामंतों को हम इस चैप्टर में सूबेदार कह रहे हैं। आप आसान भाषा में इस तरीके से समझिए। तो मैंने आपको बताया कि सबसे ऊपर होता था सुल्तान। इस सुल्तान के अंदर में अगर इतना बड़ा क्षेत्र है तो इस पूरे क्षेत्र को ये छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर देता था और इन छोटे छोटे क्षेत्र को इक्ता कहा जाता था। ये एक इक्ता है और इस इक्ता को जो होल्ड करते थे हम उनको इक्तादार कहते थे, या इस इक्ता पर जिनका शासन चलता था, इस इक्ता पर जिनका नियंत्रण होता था, उनको इक्तादार कहते थे या फिर मुक्ति कहते थे। ये आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो ये जो इलाके थे, जिन इलाकों को छोटे छोटे भाग में डिवाइड कर दिया था सुल्तानों ने, उनको इक्ता इक्ता कहा जाता था और इन इक्ता को संभालने वाले अधिकारी को इक्तादार या मुक्ति कहा जाता था। अब इस मुक्ति का फर्ज था कि जब भी राजा को सैनिक अभियान करना पड़े तो ये अपने सैनिकों को, उनको सैनिकों के माध्यम से राजा को या सुल्तान को सहायता प्रदान करे और अपने सैनिक सेवाओं के बदले में वेतन के रूप में मुक्ति को, वो जिस इलाके पे अपना नियंत्रण स्थापित करता था, जिस इलाके का प्रशासन संभालता था, उस इलाके से जो राजस्व मिलता था, उन्हीं राजस्व का एक भाग उस मुक्ति को दे दिया जाता था ताकि वो जिस भी सेना को अपने पास रखे हुए हैं उस सेना का खर्च उसको मिल सके। अब देखिए, राजस्व के रूप में मिली रकम से वो अपनी सेना को तनख्वाह भी देते थे, ठीक है। और मुक्ति लोगों पर सुल्तान इस तरीके से काबू रखते थे कि जैसे कोई भी मुक्ति अपने, उसको जितना भी सैनिक रखने का अधिकार दिया गया है या उसको जितना भी राजस्व वसूलने का अधिकार दिया गया है, इस बात को हमेशा इंश्योर किया जाता था राजा के द्वारा, सुल्तान के द्वारा, कि उससे मुक्ति 1% भी ज्यादा ना करे। अगर मुक्ति को 100 सैनिक रखने की इजाजत है तो मुक्ति 100 सैनिक ही रखे। अगर मुक्ति को 100 रुपए अपने इलाके से राजस्व वसूल करने की इजाजत है तो मुक्ति 100 रुपए ही वसूल करे। सुल्तान इस बात को पूरी तरह से पुख्ता करता था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में नौकरी के इन कठोर नियमों का बहुत सख्ती से पालन होता था, यानी कि मुक्ति के द्वारा जितनी उनको इजाजत दी गई है उससे ज्यादा सैनिक रखना बहुत मुश्किल काम था। इस इन पे बहुत ज्यादा नियंत्रण होता था सुल्तान का। फिर मुक्ति जो भी राजस्व इकट्ठा करते थे उसका जो राज्य के द्वारा लेखा अधिकारी नियुक्त किए जाते थे उनके द्वारा उसका हिसाब किताब भी लगाया जाता था। तो इस बात का पूरा ध्यान रखा जाता था कि मुक्ति सुल्तान के कंट्रोल में रहे। फिर आप देखते हैं आगे बढ़, दिल्ली के सुल्तान जब शहरों से दूर आंतरिक इलाकों में अपने उन आंतरिक इलाकों में भी उन्होंने जब अपना शासन स्थापित किया तो उन्होंने भूमि के जो स्वामी सामंत थे और अमीर जमींदार थे उनको भी अपनी सत्ता के आगे झुकने को मजबूर कर दिया। जाहिर सी बात है, अगर आप किसी नए क्षेत्र पे काबू कर रहे हैं तो उस क्षेत्र के जो भी लोग हैं वो आपके अधीन हो जाएंगे। तो उन्होंने जितने बड़े बड़े जमींदार थे उनको भी अपने अधीन कर लिया। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में भू राजस्व का निर्धारण और वसूली का कार्य इसने राज्य ने अपने नियंत्रण में ले लिया। पहले क्या होता था, पहले मुक्तियों के माध्यम से राज्य में राजस्व की वसूली की जाती थी। अब अलाउद्दीन खिलजी ने राज्य के अब खुद के नियंत्रण में ले लिया कि भू राजस्व का निर्धारण हम खुद करेंगे और वसूली का कार्य भी राज्य खुद करेगा। इसने स्थानीय सामंतों से जिनको हम मुक्ति कहते हैं उनसे कर लगाने का अधिकार छीन लिया और इवन की उनको मुक्तियों को भी कर चुकाने को बाध्य किया। अब सुल्तान के प्रशासकों ने जमीन की पैमाइश की। सुल्तान ने जो अपने प्रशासक रखे हुए थे उसकी जमीन की पैमाइश की और जमीन की पैमाइश बड़ी सावधानी से की गई थी। जो भी पुराने सामंत थे और जमींदार थे उनके राजस्व के निर्धारण और वसूली, वो माफ कीजिएगा, जो भी पुराने सामंत और जमींदार थे वो सल्तनत के अधीन ही राजस्व का निर्धारण और वसूली में एक अधिकारी के रूप में सल्तनत की नौकरी करने लगे। तो अलाउद्दीन खिलजी के समय में 3 तरह के कर थे। एक कृषि पर कर लगता था जिसको खराज कहा जाता था। इसके अलावा मवेशियों पर कुछ कर लगते थे और घरों पर भी कर लगते थे। अब इन करों के अलावा कुछ और कर भी लगते थे जिसके बारे में साइड में लिखा गया है, यहाँ पे हम देखते हैं। खराज के अलावा खम्स होता था, इसको खुम्स भी कहते हैं। खम्स जो होता था वो युद्ध में लूटे गए माल पर लगने वाला कर था। खम्स में जितना भी माल लूटा गया था उसका 1/5% जो है सुल्तान के पास जाता था और 4/5% सैनिकों को मिलता था। फिर एक और कर होता था जकात।
ये एक धार्मिक कर था जो मुस्लिमों की आय पे लगता था, और मुस्लिम अपने आय का 2.5% जो था वो राज्य को पे करते थे अपना जकात के रूप में। ठीक है। ऐसा माना जाता था कि जकात का आरंभ पैगंबर के द्वारा किया गया था, इसलिए सभी मुस्लिमों के लिए जकात देना अनिवार्य कर दिया गया। और सल्तनत एवं मुगल काल में व्यापारियों के आयात निर्यात पर भी जकात वसूला जाता था। ये बात आप ध्यान में रखेंगे। अगला एक इंपॉर्टेंट और कर था जजिया। जजिया कर था वो गैर मुस्लिमों से लिया जाता था, और ये इस बात के लिए लिया जाता था कि गैर मुस्लिमों को जिम्मी या फिर संरक्षित नागरिक का दर्जा दिया जाता था, और इस दर्जा देने के बदले उनसे जजिया कर लिया जाता था। तो सल्तनत काल में इसकी वसूली जो है वो खराज के साथ ही होती थी। तो हमने कई सारे कर के बारे में पढ़ा। कृषि कर जिसको खराज कहा जाता था, फिर युद्ध में लूटे गए माल पर खम्स लगता था, फिर धार्मिक कर था जकात, और गैर मुस्लिमों से जजिया कर लिया जाता था। ठीक है। अब देखिए, आपको ये याद रखना जरूरी है कि अभी भी सल्तनत के अधीन उपमहाद्वीप का काफी बड़ा हिस्सा नहीं था। यह दिल्ली के सुल्तानों के अधिकार से बाहर था। अब दिल्ली से बंगाल जैसे सुदूर प्रांतों का नियंत्रण बहुत ज्यादा कठिन था, और दक्षिण भारत की विजय के तुरंत बाद ही वह पूरा क्षेत्र फिर से स्वतंत्र हो गया। अब देखिए, जब आप भारत का मैप देखेंगे तो आप कम से कम हजारों किलोमीटर की दूरी आप देखेंगे कि बंगाल और दिल्ली के बीच में है। तो केवल दिल्ली में रह के सुल्तान बंगाल पे पूरी तरह से नियंत्रण स्थापित नहीं कर सकते थे। बंगाल जैसे क्षेत्र पे नियंत्रण रखना बहुत कठिन काम हो गया था। तो जब दिल्ली के सुल्तानों ने दक्षिण की विजय की तो इसका फायदा उठाकर बंगाल के बहुत सारे स्वामी, बंगाल के बहुत सारे जमींदार स्वतंत्र हो गए, और बंगाल पर से सल्तनत का जो शासन था वो समाप्त हो गया। फिर देखिए, गंगा के मैदानी इलाकों में भी घने जंगलों वाले कई ऐसे क्षेत्र थे जहां पे सुल्तान की जो सेनाएं थी वो कुछ नहीं कर पाती थी। स्थानीय सरदारों ने इन क्षेत्रों में अपना शासन खुद ही जमा लिया। अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक ने बहुत जोर जबरदस्ती करके अपना अधिकार तो थोड़े समय के लिए जमाया, लेकिन कुछ समय बाद ही वो सारे इलाके फिर से स्वतंत्र हो गए। ठीक है, चलिए अब सरकार और उनकी किलेबंदी के बारे में ये स्लाइड है, इसके बारे में हम देखते हैं। अफ्रीकी देश मोरक्को से एक यात्री आया था जिसका नाम था इब्न बतूता। तो इसने लिखा है कि चट्टानी उबड़ खाबड़ पहाड़ी इलाकों में किले बनाकर रहते थे कौन? सरदार। सरदार के बारे में वो बता रहे हैं कि सरदार किले बना के रहते थे चट्टानी या ऊबड़ खाबड़ पहाड़ी इलाकों में, और कभी कभी तो ये बांस के झुरमुटों में भी रहते थे। अब ये ऐसे जगह होते थे जो बहुत ही मजबूत होते थे, और सरदार के लिए ये जो बांस होते थे या फिर ये जो ऊबड़ खाबड़ पहाड़ी इलाके होते थे, ये दरअसल किले का काम करते थे, और फिर इन सरदारों को परास्त करना बहुत मुश्किल होता था। तो ये यहाँ पे सरदार और उनकी किलेबंदी के बारे में इब्न बतूता जो कि मोरक्को का यात्री था उसने बताया। आगे बढ़ते हैं। अब हम देख रहे हैं दोस्तों, ये अलाउद्दीन खिलजी के बारे में, हमने तुगलक प्रशासन के बारे में देखा कि किस तरीके से बहुत दूर दूर के क्षेत्र पर उन्होंने नियंत्रण करने का प्रयास किया। हालांकि यह नियंत्रण करना बहुत कठिन था, तो सुल्तान के नियंत्रण से बंगाल बाहर हो जाता है जब सुल्तान दक्षिण की तरफ अपना विजय अभियान करते हैं। अब आप देखेंगे कि 1219 में चंगेज खान के नेतृत्व में मंगोलों ने ट्रांस ऑक्सियाना जो कि आधुनिक उज्बेकिस्तान में है उस पर हमला किया, और इसके तुरंत बाद उसने दिल्ली सल्तनत पर भी आक्रमण कर दिया। अब जब किसी भी राज्य पे आक्रमण होता है तो जो राज्य का शासक है वो हमेशा इस बात पे जोर देता है कि उसकी सेना ज्यादा से ज्यादा मजबूत हो। ठीक है। तो अलाउद्दीन खिलजी ने भी और मोहम्मद तुगलक ने भी, दोनों ने यही किया। जैसे ही मंगोलों का शासन शुरू हुआ, इन्होंने अपनी सेना को मजबूत करना चालू कर दिया। अब इनको अपनी बड़ी सेना स्थापित करने के लिए स्थानीय लोगों को भी अपनी सेना में शामिल करना पड़ा, क्योंकि केवल ये मुस्लिमों को शामिल करके एक बहुत बड़ी सेना का निर्माण नहीं कर पाते थे। अब जब इतनी बड़ी सेना होती है तो इन सेना के प्रशासन को संभालना भी एक बहुत बड़ी चुनौती होती है। तो ये हमने देखा दोस्तों अभी तुगलक और खिलजी के काल में किस प्रकार का प्रशासन था दिल्ली सल्तनत का। अब हम देखते हैं 15वीं और 16वीं शताब्दी में सल्तनत के बारे में। अब तालिका एक को हमें फिर से देखना है। हमने ऑलरेडी देखा हुआ है, मैं उम्मीद करता हूं कि आप जब इस लेक्चर को सुन रहे होंगे तो आपने अपने फिजिकल फॉर्म का जो हार्ड कॉपी है एनसीईआरटी की उसको खोला हुआ होगा। तो तालिका एक में आप देखेंगे कि तुगलक वंश के बाद जब 1526 में माफ कीजिएगा, तुगलक वंश के बाद 1526 तक दिल्ली और आगरा पे सैयद और लोधी वंशों का राज्य रहा। ठीक है। तब तक जौनपुर, बंगाल, मालवा, गुजरात, ये सारे जो क्षेत्र हैं ये दक्षिण भारत में के स्वतंत्र शासक के रूप में उठ खड़े हुए थे। स्वतंत्र शासक यहाँ पे आ चुके थे। उनकी राजधानियां भी समृद्ध थी, और जो उनके राज्य थे वो भी अच्छे तरीके से फल फूल रहे थे। इसी काल में आप अफगान और राजपूत जैसे नए शासक समूहों के बारे में भी देखेंगे।
आज हम उसी इन्हीं अफगान शासकों में से एक शेरशाह सूरी के बारे में पढ़ते हैं। चलिए, तो हमने देखा कि 15वीं और 16वीं शताब्दी में अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग क्षेत्रीय राज्य स्थापित हो चुके थे। आप बहुत सारे अफगानी राज्य भी देखते हैं, राजपूत, नए नए राजपूत शासक के बारे में भी देखते हैं। तो इन स्थापित राज्यों में कुछ छोटे तो थे लेकिन बहुत शक्तिशाली थे, और उनका शासन बहुत ही कुशल और सुव्यवस्थित तरीके से चल रहा था। ऐसा ही एक शासक था शेरशाह सूर। इसने 1540 से 45 तक बिहार में अपने चाचा के एक छोटे से इलाके में एक मैनेजर के रूप में काम शुरू किया था, और आगे चलकर शेरशाह सूरी ने इतनी उन्नति की कि इसने मुगल सम्राट हुमायूं को पराजित कर दिया। अब हुमायूं का यहाँ पे शासनकाल आप दो बारी देख रहे हैं। पहला है 1530 से 40। इसने पहली बार 1530 से 40 में तक शासन किया था, और 1540 में दरअसल एक युद्ध होता है जिसे हम चौसा का युद्ध कहते हैं। तो चौसा के युद्ध में शेरशाह सूरी ने हुमायूं को पराजित कर दिया था, और फिर हुमायूं पराजित होने के बाद भारत से बाहर चला जाता है, ईरान चला जाता है, और दोबारा 1555 में आता है और दोबारा से दिल्ली पर अधिकार करता है। तो मुगल इतिहास में या मध्यकालीन इतिहास में एकमात्र ऐसा शासक हुमायूं है जिसने दो बार दिल्ली पे अपना कब्जा जमाया। चलिए आगे बढ़ते हैं। शेरशाह ने क्या किया, दिल्ली पे अधिकार कर लिया, धीरे धीरे अपनी शक्ति बढ़ाई और दिल्ली पे अधिकार कर लिया, और इसने अपना खुद का राजवंश स्थापित किया जिसको हम सूरवंश कहते हैं। अब देखिए, सूरवंश ने केवल 15 साल शासन किया, 1540 से लेकर 55 तक, क्योंकि 55 में हुमायूं दोबारा से वापस आ गया था और उसने दिल्ली पर अधिकार कर लिया। लेकिन केवल इन 15 वर्षों में शेरशाह सूरी ने एक ऐसे प्रशासनिक व्यवस्था की स्थापना की जिसको मुगल के महान सम्राट अकबर ने भी अपनाया। शेरशाह सूरी ने अलाउद्दीन खिलजी वाले बहुत सारे तरीके अपनाए और अपने प्रशासन को बहुत मजबूत कर दिया। और इसके प्रशासन की मिसाल ये है कि एक महान मुगल सम्राट अकबर ने जब मुगल साम्राज्य का निर्माण किया, मुगल साम्राज्य को एक साथ इकट्ठा किया, तो उसने प्रतिमान के रूप में शेरशाह की प्रशासनिक व्यवस्था को अपनाया। तो ये दोस्तों शेरशाह के बारे में था, और यहाँ पे हमारा चैप्टर हो जाता है ख़त्म। मैं उम्मीद करता हूँ इस चैप्टर में बहुत सारी ऐसी बातें भी आपको पता चली होगी जो इस चैप्टर में नहीं है, और बहुत सारे ऐसे भी मैंने पॉइंट्स बोले होंगे जिससे आपको ये समझने में आसानी होगी कि किस तरीके से शासन व्यवस्था काम करती है। पुराने ज़माने में किस तरीके से एक राजा जब दूसरे क्षेत्र पे आक्रमण करता था तो उसकी मंशा क्या होती थी, उसकी मानसिकता क्या होती थी। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा चैप्टर खत्म हो चुका है। अगले चैप्टर में, अगले लेक्चर में हम चैप्टर 4 की बात करेंगे। उस चैप्टर में हम एनसीईआरटी के ही इस क्लास 7 की सीरीज को पूरे अलग अलग चैप्टर वाइज हम खत्म करेंगे, और इसके बाद फिर हम क्लास 8 की एनसीईआरटी को शुरू करेंगे। तो आप बस मेरे साथ जुड़े रहिए। इन सारे लेक्चर्स का आप चाहें तो शॉर्ट में नोट्स भी बना सकते हैं। मैं जो भी बोलता हूँ, मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि आप जो लिखा हुआ है उस पर कम ध्यान देके मैं जो बोलता हूँ उस पर ज़्यादा ध्यान दीजिए, इससे आपको ज़्यादा फायदा होगा, है ना। तो मैं उम्मीद करता हूँ कॉपी कलम लेके बैठते होंगे। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो मैं बोलता हूँ उसको आप अपने नोटबुक में नोट भी कर सकते हैं। इससे आपको मेंस के आंसर राइटिंग में, किसी भी एग्जाम के आंसर राइटिंग में आपको काफ़ी मदद मिलती है। तो दोस्तों मैं बहुत ही जल्दी आपसे मिलता हूँ, और एक बार फिर से अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और जाने से पहले इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, है ना। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, मिलता हूँ